गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग एक बार फिर से जो सीटेट में या किसी भी एग्जाम जो होते हैं टीचिंग से रिलेटेड उसमें जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसका एक बेहतरीन चैप्टर है जो एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहते हैं, एनसीएफ 2005। देखते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एनसीएफ का फुल फॉर्म हम लोग देख लें तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों दी गई। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल की गई कि भारत में जो भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार का वातावरण दिया जाए और कि कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे वह रहते हैं, उन सारे चीजों का एक जो विवरण पेश किया गया वो किसमें किया गया, एनसीएफ 2005। एक छोटा सा हम इसको संविधान कह सकते हैं, नहीं, शिक्षा का छोटा सा संविधान इसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सारे शिक्षा व्यवस्था का जो मापदंड है वह किसमें रहता है, एनसीएफ में। तो आखिर इसका नाम एनसीएफ 2005 क्यों पर? इसका मतलब है कि इसके पहले भी आया होगा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो यह आया था वह 1975 में पहली बार आया था एनसीएफ 1975। उसके बाद आया 1988 में और तीसरी बार आया था 2000 में और चौथी बार आया 2005 में। यानी अब तक एनसीएफ जो है 4 आ चुके हैं। तो अब जो न्यू नीति है जिसमें न्यू पॉलिसी एनसीएफ 2005। यानी याद रखिए कि हम लोग अभी भी कितने बैक चलते हैं। आज 2021 हो गया है लेकिन हम लोग 16 साल पहले वाली नीति को पढ़ते हैं। तो क्या जमाना कहाँ चला गया है, लोग कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया और हम लोग वही पुराने धर्रे पर चल रहे हैं। तो बच्चे के विकास की संभावना क्या होगी, कम। और यही कारण है कि हम लोग जो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, भारत के जो छात्र होते हैं वो पिछड़ रहे हैं। नहीं, इसका जो भी विकास की बात करें, 6 क्षेत्र जो होते हैं आपका, वह आपका संज्ञान की बात करें, नहीं, और आपके वह शारीरिक की बात करें या मानसिक की बात करें, जो भी है वह सारा का सारा प्रभावित होगा ही। तो इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अब समय के साथ उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नई नीति लाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से एक बात और बता दो, लेकिन यह जो आया था किसके लिए आया था, ये जो आया किसके लिए, स्टूडेंट के लिए आया कि टीचर के लिए आया था, स्टूडेंट के लिए आया था। एक और जो होता है जिसके बारे में आप जानते होंगे, एनसीएफटीई। ये क्या होता है इसके बारे में सुनिए। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, शिक्षक के लिए भी आया था। ये आया था 2009 में। कब, 2009। ये भी हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफटीई, नहीं, जो कि आपका टीचर के लिए। और एक बात कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ जो है इसको तैयार कौन करता है, तो एनसीईआरटी यही करती है तैयार। पूछता है कि एनसीएफ 2005 को जो तैयार किया था कौन किया था, एनसीईआरटी। कौन किया था, एनसीईआरटी। लेकिन एनसीएफ जो है टीचर एजुकेशन जो है आपका, उसको जो तैयार करता है वो कौन करता है, तो एनसीटीई करता है। इसको कौन करता है, एनसीटीई करता है। ओके, तो बस ये दोनों क्वेश्चन पूछ भी दिए जाते हैं, बस इतना चीज को याद रखिएगा। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि यह जो एनसीएफ बना था, तो ये एनसीएफ 2005 का जो तैयार हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे तो उनके अध्यक्ष का नाम था प्रोफेसर यश पाल। प्रोफेसर यश
पाल। प्रोफेसर यश पाल जो थे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे और जो इसके निदेशक थे, एनसीएफ 2005 के जो निदेशक थे वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो थे वही इसके क्या थे, निदेशक थे। इस चीज को भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बात नोट के रूप में आप लोग ध्यान रख लीजिए कि एनसीएफ जो है 2005, एनसीएफ 2005 जो है इसकी जो शुरुआत होती है वह कैसे होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध कौन सा, सभ्यता प्रगति ना, सभ्यता और प्रगति। तो याद रखिएगा एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति जो होती है, या उत्पत्ति कहिए या शुरुआत कहिए, वह होती है रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। सभ्यता व प्रगति इसी कोटेशन के साथ शुरू होती है और इसको पहले नोट किया जाए तो फिर बात करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो एनसीएफ 2005 है वह सभी भाषाओं में क्या किया गया है, जो दी गई है ना, यानी सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखें कि एनसीएफ 2005 है वह सभी भाषाओं में अनुवाद है, यानी सभी भाषाओं में इसको अनुवाद करा के पूरे भारतवर्ष में ये लागू किया गया है। लेकिन इसका जो विवरण दिया गया कि सभी भाषाओं में अनुवादित है, ये आपके कौन से अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। चूंकि 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वह भाषा से ही है ना, तो एनसीएफ 2005 सभी भाषाओं में अनुवाद की गई है ताकि सभी राज्य के लोग जो है, सभी जगह के लोग इसको समझ सके नहीं, और 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब सवाल यहाँ से एक चीज उठता है कि जब हम लोग एनसीएफ पढ़ रहे हैं तो यह जो था कोई एक कमिटी या एक लोग तो बैठकर नहीं बनाया था, इसमें बहुत सारे जो थे विद्वान लोगों का समूह था जिसको नेशनल फोकस ग्रुप कहा गया। नेशनल फोकस ग्रुप कहा गया और इस ग्रुप में करीब कितने सदस्य थे, 21 सदस्य जो थे उसमें शामिल थे और जिसके अध्यक्षता जो कर रहे थे प्रोफेसर यश पाल कर रहे थे, नहीं प्रोफेसर यश पाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कंप्लीट है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के शिक्षा, बिना भार के शिक्षा, यानी जो बच्चे के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक मानसिक दबाव, उसका जो बस्ते का ज्यादा वजन होता था, इस सब को घटाया गया और एक मनोरंजक के रूप में खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का तकनीक किया गया और आसपास के वातावरण से भी उसको क्या किया गया, जोड़ दिया गया ताकि बच्चे समझ सके और उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित जो है क्या किया गया, पढ़ाई को वरीयता दी गई। अब आप सभी को जैसा कि पता है कि इसकी जो कोटेशन शुरू होती है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, जो कि किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एस्से है, नहीं उसी से इसकी शुरुआत होती है। इसमें दो चीजों का जिक्र किया गया, एक है आपका जो है क्रिएटिव स्पिरिट, क्रिएटिव स्पिरिट यानी बच्चों को कैसा बनाना है, रचनात्मकता की ओर बढ़ाना है या सृजनात्मकता की ओर बढ़ाना है।
सृजनात्मक उत्साह लगाना है। और दूसरा था जेनरस जॉय। जेनरस जॉय, जेनरस जॉय का मतलब होता है कि बच्चे में क्या खुशी खुशी आनंद के साथ वह पढ़ाई को कर सके ना। तो ये मुख्य इसका बिंदु था इसमें। देखिए ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वह मुख्य रूप से जोर देता है कंस्ट्रक्टिविज्म पर। किस पर देता है? कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? रचनावाद पर यह जोर देता है। रचनावाद माने बच्चा नई तरीके से सोचे, नई नई चीजें करे, सबसे हटकर चीजें सोचे और अपने अंदर की जो एक आर्ट है, एक कला है या एक शक्ति है या एबिलिटी है उसको क्या कर सके? निखार सके। और इसको निखारने में, इस रचनावाद को आगे बढ़ाने में जो सहयोग होगा वो किनका होगा? तो उस जो सहयोग होगा उसमें मुख्य रूप से टीचर का होगा। किसका होगा? शिक्षक का होगा। और शिक्षक जो होंगे वह काम करेंगे, किस रूप में काम करेंगे? तो एक फैसिलिटेटर ना, सुविधा दाता या मार्गदर्शक के रूप में ये काम करेंगे। तो बस इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो जोर देता है एनसीएफ 2005 वह रचनावाद पर जोर देता है। और जिसमें जो शिक्षक है, जो टीचर है, वह क्या करेंगे? कैसे? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता के रूप में काम करेंगे। वह हर बच्चे के पास जाकर और उसको क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे कि बच्चा जो है किस प्रकार से अपने अप्रोच को आगे बढ़ा रहा है। और क्या करेंगे? मदद तभी देंगे जब बच्चों को विशेष जरूरत हो। और उसको ये मेन रूप से जो है ना एनसीएफ ये डूइंग बाय लर्निंग पर आधारित है। किस पर आधारित है? डूइंग बाय लर्निंग। डूइंग बाय लर्निंग यानी करके सीखना, करके सीखना। बच्चा जो है खुद इसमें एक्टिव होगा, बच्चा खुद काम को करेगा, बहुत सारे क्रियाकलाप उसको करेंगे। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक का काम करेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यह जो है आपका बच्चे को कैसा बनाना है? इसमें बच्चे को एक्टिव बनाना है, बच्चे को हमेशा सक्रिय बनाना है ताकि वो नई नई चीजों के बारे में सोच सके। और एनसीएफ 2005 पूरी तरीके से रोट मेमोराइजेशन को क्या करती है? रटंत प्रणाली को नकार देती है। कहता है कि बच्चे को रटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको एक डेवलप करना है क्रिएटिव थॉट को, एक कैसा विचार? सृजनात्मक विचार को, रचनात्मक विचार को। और बच्चे को हर चीज का ध्यान रखना है और शिक्षक केवल सुविधादाता के रूप में रहना है। और प्लस एक समृद्ध वातावरण की बात करता है। नहीं, पूरी तरीके से वातावरण कैसा होना चाहिए? समृद्ध वातावरण। चूंकि जब बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी कक्षा में आते हैं तो वह हर तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे का संस्कृति, भाषा, संस्कृति, रहन सहन सब अलग अलग होता है। उसको क्या माना जाए? उसको जो है एक क्या माना जाए? उसको उपयोग किया जाए किस रूप में? एक रचनात्मकता के रूप में। तो समृद्ध वातावरण दिया जाए, सबको इज्जत दिया जाए ना, सबको सम्मान और सबको लेकर चलने की बात करता है। आइए कुछ जानते हैं इसको उद्देश्य। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों यह क्यों लाया गया? तो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का कि बच्चों के सर्वांगीण विकास करना और उसे स्कूली शिक्षा से जोड़ना। नहीं, एनसीएफ 2005 इसीलिए आया कि बच्चों का इसमें सर्वांगीण विकास हो सके। यानी पहला इसका उद्देश्य था बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। विकास यानी सर्वांगीण विकास बोले तो क्रम इस तरीके से चलता है: फिजिकल यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, मेंटल मानसिक विकास, और सोशल सामाजिक विकास। मुख्य रूप से यही 4 विकास का क्षेत्र है। होता तो 6 है। नहीं, तो जो आपका शारीरिक विकास है, आपका संज्ञानात्मक विकास है, मानसिक विकास और सामाजिक विकास है, उसका विकास करना मुख्य लक्ष्य किसका? एनसीएफ 2005 का। और
दूसरा हम कह सकते हैं या यही उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना, यानी जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना, उनको सुविधा देते हुए। नहीं, जिस कारण से वो नहीं जा रहे हैं उस रीजन को जानकर, कारण को जानकर और क्या करना, स्कूल से जोड़ना। दूसरा है कि एनसीएफ 2005 जो है यह बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है या बल देती है। कहने का अर्थ क्या है कि मूल्यांकन जो होना चाहिए किस रूप से होना चाहिए, सतत, कंटिन्यू, लगातार होना चाहिए। और मूल्यांकन जो हो बड़े पैमाने पर, व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने यानी सब क्षेत्र का हो। ऐसा नहीं कि आप केवल शारीरिक कर दे या मानसिक और आपको जो है उसमें सामाजिक और संज्ञानात्मक न करे, सब पर करना है। लगातार होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, ब्रॉड पैमाने पर होना चाहिए। तो मूल्यांकन यानी एनसीएफ 2005 जो है मूल्यांकन के, किसके मूल्यांकन के लिए, तो बालकों के ना, यानी एनसीएफ 5 जो है बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है। उसके बाद यह जो है नवीन सोच, नई सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, नहीं आदि को क्या करना, वो विकसित करना। तो इन सारे चीजों पर यह जोर देती, कौन, एनसीएफ। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका इसका उद्देश्य। अब सबसे बड़ी बात है कि एनसीएफ 2005 के जो सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है जो सबसे जरूरी है। तो एनसीएफ याद रखेंगे आप लोग कि इसके द्वारा, एनसीएफ के द्वारा सिद्धांत जो दिए गए वह कितने दिए गए, 5 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है, वातावरण। न केवल आप क्लास में स्कूली शिक्षा दें बल्कि बच्चे को क्या करें, बाहरी जीवन जो हो रही है आसपास, जो आसपास चीजें हैं उनसे भी उसको क्या करें, कनेक्ट करें, ताकि बच्चा समझ सके, नहीं उसका माइंड थोड़ा विस्तृत हो सके, हर पहलू पर, हर चीज पर जान सके। और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा तो जाए, लेकिन कोशिश किया जाए कि जो आसपास है, जो आसपास की चीज है उससे कनेक्ट किया जाए। यानी दूसरा अगर हम कहें तो कह सकते कि रटने की प्रणाली खत्म की जाए। जो रटंत प्रणाली है, रटने की प्रणाली जो है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। यानी रटंत प्रणाली से मुक्ति, रटंत प्रणाली से मुक्ति। आप देखते हो कि पहले का जो स्कूल हुआ करता था, बच्चे को कविता पूरा करता था रट के आओ, क्वेश्चन आंसर रट के आओ, जिसके कारण उसका किसी भी प्रकार का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता था और बच्चे तोता नहीं, रटंत तोता बन जाते थे, जो नया करने में असक्षम होते थे, क्रिएटिव नहीं हो पाते थे, कुछ अपने से नहीं, जो उसको मिलता था टीचर केंद्रित हुआ करता था। तो यहाँ पे रटने की प्रणाली से खत्म। तीसरा है जो पाठ पुस्तक हो, नहीं पाठ पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा, पाठ पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा। यानी आप केवल शिक्षा को केवल किताबी न बना दे, बल्कि उसको कुछ टेक्निकल, तकनीकी ज्ञान भी दे, ताकि वह जीवन में कुछ काम कर सके, जीवन को आगे चला सके। ऐसा नहीं कि आप केवल पाठ पुस्तक पढ़ा देते हैं और उसके से संबंधित तकनीक नहीं देते, तो फिर बच्चा क्या करेगा, जो भी कोर्स करेगा कोई काम का नहीं रहेगा, जीवन में उसका अप्लाई ही नहीं होगा। नहीं, तो उसने कहा कि नहीं,
पाठ पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, उसको तकनीक पर जोड़ेंगे, कुछ स्किल्स सिखाएंगे, कौशल सिखाएंगे, जिसके कारण बच्चे कभी अपने आप को बेरोजगार न समझ सके। इतना नहीं, जो आप कक्षा चला रहे हैं तो कक्ष को क्या करना चाहिए, गतिविधियों, कक्ष को आप गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी आप खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएं, विभिन्न प्रकार के गतिविधि कराए बच्चे से, ताकि बच्चा उसमें एक्टिव रहे, नहीं, और इसे लचीला बनाया जाए। लचीला का मतलब है कि इसमें बहुत सारे और ऑप्शन हो, नहीं, खुलकर बच्चा जी सके, इसे लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए, बच्चा खुलकर सोच सके, नहीं, अब सारी चिंतन डेवलप हो सके बच्चे में, तो ये किया जाए। और पांचवा और लास्ट जो दिया गया इसका सिद्धांत वो था राष्ट्रीय महत्व बिंदु को, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मतलब कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि न केवल बच्चे को पढ़ाया जाए, बल्कि उसके अंदर एक राष्ट्रीयता, देश प्रेम भी जागृत किया जाए, ताकि देश के जो कठिनाई वाले दिन है, आपदा वाले दिन है या समस्या वाले दिन है, उसमें अपने देश की हित की भी बात करे, न केवल अपना जीवन जिए बल्कि देश की भी सोचे। नहीं, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को भी शामिल किया जाए, जैसे कश्मीर की समस्या है या बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं, तो वह भी ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको भी बच्चे को क्या किया गया, ध्यान में रखा गया। तो सबसे पहले इसको आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं, एनसीएफ 2005 का सूत्र देखेंगे। देखिएगा, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005, इसका सूत्र क्या था, तो इसका सूत्र था बिना बोझ के शिक्षा, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। देखिए, बिना बोझ का मतलब होता है कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना डाला जाए, दबाव ना डाला जाए, उसको स्वतंत्रता दी जाए ना, और उसके जो मेंटल है, मेंटल एक्टिविटी, उसको क्या किया जाए, एक स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए विकास किया जाए। यानी बच्चे को आप स्वतंत्र छोड़े, ताकि उसमें सृजनात्मकता का गुण आ जाए। आप केवल फैसिलिटेटर का काम करें, सुविधा दाता और मार्गदर्शक का काम करें, और बच्चे को ना खुद इन्वॉल्व होने का मौका दे। आप नहीं, स्वयं करके सीखेगा, यानी करके सीखना पर जोर दे, उसे विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए छोड़े। और आप बीच बीच में जब कुछ बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसको बीच में राय देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चे को एक स्वतंत्रता दे, ताकि बच्चे में अब सारी चिंतन का भी क्या हो सके। अब एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसका आखिर एनसीएफ 2005 का महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से ऐसे बिंदु है जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें इस महत्वपूर्ण बिंदु की, तो सबसे पहला आता है कि बच्चों को रटने से मुक्त कराया जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जहां भी ऑप्शन ए रहेगा, रटने से नहीं, मुक्त कराया जाए तो ठीक है, रटन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए तब कर देना। रटने से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए, यानी रटन प्रणाली से बाहर निकाला जाए, मुक्त किया जाए, और चहुमुखी विकास किया जाए। चहुमुखी विकास पर ध्यान दे। चहुमुखी विकास समझते हैं, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट ना, चहुमुखी विकास पर ध्यान दे। यानी बच्चे के जो भी क्षेत्र है, 6 क्षेत्र है ना, कौन कौन है, PCMS, नहीं, उसके बाद एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, और एक होता है कौन सा, लिंग्विस्टिक, यानी शारीरिक विकास, ये होता है संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नहीं, और
उसके बाद आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक चारित्रिक विकास, नहीं, और बाद में भाषाई विकास, यही ना होता है। देखो यहाँ शारीरिक विकास, पहले चरित्र उसके बाद भाषा, पहले भाषा तब चरित्र। चलिए ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, लिंग्विस्टिक, भाषाई, कैरेक्टरिस्टिक यानी नैतिक ना, नैतिक है या चारित्रिक कही, चार हर्षरी त्रिक कही है, इससे बोलिए चारित्रिक विकास। तो बच्चे के 6 जो आयाम है, उस 6 आयाम का विकास होना चाहिए, सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास, क्या लगता है आपको कि दोनों एक ही है? संज्ञान में सोचने समझने तर्क और वो शामिल होता है संवेगात्मक, इमोशनल, हाँ इमोशनल एक होता है, यानी यह दोनों एक ही हो जाता है। इमोशनल यहाँ पे रख दीजिए, कहीं पे रखिए, क्या एक आपका भावनात्मक विकास होता है। तो उसके बाद समझिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा जो होता है शिक्षा कैसा होना चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित हो, बालकों की प्राथमिकता हो, बालकों से राय लेना महत्वपूर्ण हो। कोई भी कार्य अगर स्कूल का होता है, क्लास का, तो सबसे पहले बालकों से राय लिया जाए, बालकों की समझ को नहीं उजागर किया जाए, बच्चे की डिस्कशन के लिए मौका दे, तर्क के लिए मौका दे, नहीं, यानी बच्चे शिक्षा जो है वह बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, चाहे वह कह सकते हैं कि वह स्कूली शिक्षा हो या बाहरी शिक्षा हो, सब में किसका मुख्य भागीदारी होना चाहिए? बालक का। उसके बाद समझिएगा कि यह है आपका सबसे बड़ा बात यह है कि इसको तैयार कौन किया था एनसीईआरटी 2005 को? एनसीईआरटी ने नहीं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। नहीं, भाषा जो होगा वह कैसा होगा? जो शिक्षा देंगे वह किस भाषा में देंगे? भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, यानी उनकी मातृभाषा को हम रिस्पेक्ट करेंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस आपको यह ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा को वहाँ पे इज्जत देना है, सम्मान देना है और उनको सबों को एक समान रूप से देखने का प्रयास भी करना है। तो शुरुआत में जो शिक्षा होता है वो कैसा होना चाहिए? किस भाषा में होना चाहिए? मातृभाषा में। और उसका शिक्षण सूत्र जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो बच्चे का शिक्षण सूत्र जो होना चाहिए वह ज्ञात से अज्ञात के अज्ञात से ज्ञात होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए और मूर्त से अमूर्त, क्या मूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, यानी सबसे पहले उसके सामने चीजों को क्या करना चाहिए? दिखाएंगे। उसके बाद जब डेवलप कर जाएगा तब अमूर्त दिख करेंगे, कार्य ना करेंगे। तो शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। करेक्ट है। अगला पॉइंट देखिएगा, बच्चे को शिक्षा जो होना चाहिए तनाव मुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तनाव मुक्त शिक्षा वातावरण देकर, बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए। बच्चे को कभी भी वहां से उबाऊपन ना हो, बच्चे की रुचि कभी भी समाप्त ना हो, नहीं, और बच्चा स्कूल जाने के लिए बेचैन रहे, नहीं। तो तनाव मुक्त शिक्षा वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। प्रेशर किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। बच्चे को लगे कि हम वहां पे खुशी खुशी जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा ना कि उसको लगे कि वहां पे मेरा इज्जत नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, डरे जाने से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप निपुणता की आशा न करेंगे। निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। पढ़ाते जरूर है लेकिन बच्चा बिल्कुल निपुण हो जाएगा, यह क्या है? गलत बात। क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या हम यह पढ़ा रहे हैं इस सोच के कि आप पूरी तरीके से निपुण हो जाएंगे, पूरी तरीके से सब कुछ सीख लेंगे, कहीं कमी नहीं रहेगा? नहीं। ऐसा अगर सोचते हैं तो आप शिक्षक के नाम पर कलंक है। नहीं, तो
निपुणता की आकांक्षा, यानी एक बात और समझिएगा, बच्चे से हमेशा सकारात्मक विचार रखना चाहिए। वातावरण या सकारात्मक विचार क्या करना चाहिए, पेश करना चाहिए। बच्चों के सामने ना, बच्चों को हमेशा सकारात्मक वातावरण या विचार पेश करना चाहिए। नहीं, कभी भी आप बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए, निगेटिव नकारात्मक वातावरण नहीं रखना चाहिए। तो इतना ही नहीं, बालक को सृजनात्मक, यानी ध्यान रखेंगे, बालक को सृजनात्मक या रचनात्मक बनने का पूरा मौका दे। यानी आप बच्चे को कभी भी दबाए नहीं, सताए नहीं, टॉर्चर न करे, नीचा न दिखाए, चाहे वो किसी भी परिवार का क्यों न हो। सबों के साथ समान व्यवहार करे, समान उसको अवसर दे और समान तरीके से अपने आप को उसके सामने पेश करे। कभी उस बच्चे को लगना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है या असमान व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, आप हमेशा आदर्श रूप में अपने आप को क्या करें, बर्ताव करें। ये है इसका महत्वपूर्ण बिंदु। अगर इतना ध्यान दे देते हैं तो एक आप बहुत ही सफल शिक्षक बन जाएंगे। आइए एनसीएफ 2005 के सुझाव देखते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 जो है उसने कुछ सुझाव दिए थे। अब क्या सुझाव था इनका, तो सबसे पहले इन्होंने संवैधानिक मूल्यों का विकास करना सिखाया। संवैधानिक मूल्य का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा संवैधानिक मूल्यों का विकास। संवैधानिक मूल्यों का विकास, यानी एनसीएफ कहता है कि बच्चों के अंदर संविधान के प्रति, यानी जो नियम कानून है, नहीं, वह जो होता है उसका विकास होना चाहिए। एक कह सकते हैं कि आज्ञाकारिता जो होती है, रेस्पेक्ट जो होती है, से गुण आना चाहिए। नहीं, यानी संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने सुझाव दिया वो था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी सतत, लगातार और हर क्षेत्रों का एक मूल्यांकन होना चाहिए। नहीं, तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया खेल को महत्व देना। बच्चों के जीवन में खेल का, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, खेलों को महत्व देना। और चौथा जो पॉइंट था जीवन से जोड़ना, यानी आपका जीवन से जोड़ना का मतलब क्या है, आपके जो दैनिक दिनचर्या, जो रोजमर्रा के जीवन में होता है, उससे आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है जीवन से। और मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर दिया। करके सीखने पर जोर दिया। मुक्त वातावरण, यानी बच्चों के सामने एक ऐसा वातावरण पेश किया जाए जो बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, सोच सके, खुलकर जी सके और अपने अंदर की जो एबिलिटी है उसको बाहर निकाल सके। किसी भी प्रकार का भय न हो, भय मुक्त वातावरण हो। ठीक है, उसके बाद हर 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, यानी मात्रा पर कम और गुण पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, जिस प्रकार की उसके अंदर क्षमता है, जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, उसी के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। उसके बाद
मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया, मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया। मतलब कहने का अर्थ है कि किताब मोटी हो यह जरूरी नहीं है, किताब पतला ही हो लेकिन उसमें वही चीजें हो जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और शिक्षा कैसा होना चाहिए? रोजगार परक होना चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि शिक्षा जो है ऐसा होना चाहिए ताकि उससे बच्चे को रोजगार मिल सके, अपना जीवन अच्छे ढंग से चला सके, इज्जत से जी सके। केवल ऐसा ना कि पढ़े केवल और कोई बाहरी ज्ञान ही न हो। जैसे रोजगार परक का मतलब है जैसे सिलाई का काम है, फूल काटने का काम है ना, विभिन्न प्रकार के डिजाइन का काम है, या आप खेती का काम है, तो इन सब चीजों का भी उसके अंदर क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ सहगामी क्रियाएं का मतलब है कि पाठ के सहायक जो क्रिया है, जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि ना, ये सारा होना चाहिए क्रिया इनके साथ साथ। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, तो हम फिर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब है क्या, एक चीज और बात कीजिएगा, कक्षा 5, 8 और 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होना, बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। बस इस चीज को याद रखिएगा कि जो कक्षा है 5, 8, 11 के लिए कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होना। जैसे आप मैट्रिक में देते हैं, 12th में देते हैं, उस तरीके से आपको नहीं होना चाहिए, नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट यह कहता है कि पुरस्कार या दंड, पुरस्कार या दंड वर्जित या सीमित होना चाहिए। यानी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का पुरस्कार या दंड नहीं देना चाहिए। बच्चे को आप पुरस्कार के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा तो उसको सहायक होगा उस इलाके के लिए, लेकिन जैसे अंग्रेजी सीख जाएगा तो उसका सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। और प्लस क्या होगा कि बच्चे जो है कहीं भी जाकर आराम से संतुलित रह सकता है, नहीं। उसके बाद समझिएगा पूर्व ज्ञान, पूर्व